Good morning class. In today's class I am going to start with the new topic that is living state of biomolecules. तो इससे पहले we have already discussed about previous chapter or previous topics. These are what are nucleic acid, what are proteins, what are enzymes and what are amino acids. ये सभी हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और तो इस बार लिविंग स्टेट में हम देखते हैं कि एंजाइम्स कैसे वर्क करते हैं। तो एंजाइम का फंक्शन पहले हमने डिस्कस कर लिया है और स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लिया है। ये क्या है एंजाइम, एक बार मैं रिवाइज करा दे रही हूँ कि एंजाइम होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे द लिविंग स्टेट में टॉपिक में इसकी ज़रूरत है। द लिविंग स्टेट, लिविंग स्टेट में कैसे हमें यूज़ करना है एंजाइम को। तो यहाँ पे एंजाइम जो एंजाइम होते हैं वो सभी प्रोटीन्स होते हैं। दीज आर प्रोटीन विथ 3 टर्शियरी स्ट्रक्चर और 3 डिग्री स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंजाइम होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं। एक्चुअली जितने प्रोटीन होते हैं ये प्रोटीन फोल्ड होके टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसे डाइसल्फाइड ब्रिज, डाइसल्फाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू मेंटेन रहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन किए जाते हैं एंजाइम्स के, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले जो एंजाइम होते हैं, अब ये हमारी जो लीनियर प्रोटीन होती है वो फोल्ड होके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फोल्ड होके बनाते हैं। तो ये हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है और प्रोटीन है। तो एक्चुअली में ये प्रोटीन कैसे दिखती है इन टर्शियरी स्ट्रक्चर में। टर्शियरी स्ट्रक्चर में ये लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे एक्टिव साइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। दे फॉर्म एक्टिव साइट्स इन एंजाइम। तो एंजाइम के पास 2 स्ट्रक्चर मेजरली प्रेजेंट रहते हैं। एक इनएक्टिव स्टेज, इसे एपो प्रोटीन बोला जाता है। दे आर नोन एज एपोप्रोटीन एंड विथ एक्टिव साइट्स। These active sites, यहाँ पे एक्टिव साइट्स, और ये जो एपोप्रोटीन है ये इनएक्टिव प्रोटीन है। तो यही जो इतना स्ट्रक्चर है ये एपोप्रोटीन, इन्हें एपोप्रोटीन बोला जा रहा है और अदर स्ट्रक्चर जो एक्टिव हैं उन्हें एक्टिव साइट्स बोला जा रहा है। तो डिफरेंट यहाँ पे साइट्स होते हैं इन एंजाइम्स, क्योंकि इन्हें जो रिएक्शन हो रही है उसे प्रोसीड करना होता है या उसे कैटलाइज करना होता है, जिस वजह से इनके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। लिविंग स्टेट में जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे एंजाइम कैसे रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। कोई भी रिएक्शन है, सबस्ट्रेट है, यहाँ अगर अननोन सबस्ट्रेट, सिर्फ इन द एब्सेंस ऑफ एनी कैटेलिटिक एंजाइम्स, तो क्या होगा, जो सबस्ट्रेट है उससे प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत स्लो फंक्शन होगा, बहुत स्लो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। बट इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी एंजाइम के कंडीशन में क्या होगा, बहुत ही ये फास्ट जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, वेरी फास्ट, बहुत तेजी से होगा। एक एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे कि जितने भी लिविंग स्टेट होते हैं वहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना होता है। तो सबस्ट्रेट यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अगर लेते हैं और CO3 अगर लिया जाता है एज ए सबस्ट्रेट, ये हमारे पास 2 सबस्ट्रेट है। अब इससे प्रोडक्ट बनाना है कार्बोनिक एसिड, इससे प्रोडक्ट हमारा बनेगा
कार्बोनिक एसिड। जब कार्बोनिक एसिड बनेगा तो वो कार्बोनिक एसिड कैसे इन द एंजाइम के प्रेजेंस में कैसे होगा, यहाँ पे एंजाइम जो कैटेलाइज करेगा इस रिएक्शन को हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेज और कार्बोनिक के प्रेजेंस में ये जो हमारे पास दो सबस्ट्रेट है S1 एंड S2, हमारे पास दो सबस्ट्रेट है, इससे जब ये कार्बोनिक एसिड प्रोडक्ट बनेगा हमारा, तो ये कैटेलाइज होगा एंजाइम से, और ये एंजाइम कौन सा होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एंजाइम शुड बी कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनते हैं। नॉर्मल जो लिविंग स्टेट है, अगर इसमें इन एब्सेंस ऑफ देखा जाए तो इन एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम, किसी भी एंजाइम के एब्सेंस में सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट बनता है, जो हमारा कार्बोनिक एसिड प्रोडक्ट बनना है, वो तो अगर एंजाइम यहाँ पे नहीं होगा तब जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे वो 200 पर आवर की रेट से बनेंगे, पर आवर की रेट से बनेंगे जो हमारे प्रोडक्ट है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, जब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट होगा तो जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट होंगे वो अप्रोक्सीमेटली 6 लाख नंबर ऑफ कार्बोनिक एसिड पर सेकेंड के स्पीड से बनते हैं। तो ये कई फोल्ड रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है कोई भी एंजाइम रहता है, वो किसकी हेल्प से, क्योंकि इसके पास एक्टिव साइट्स है, जितने भी एंजाइम हैं उनके पास एक्टिव साइट्स हैं। ये एक्टिव साइट्स इस एक्टिव साइट्स के पास जितने भी एंजाइम होते हैं, दो रीजन होते हैं, एक एपोप्रोटीन जो इनएक्टिव है और एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये अगर ये एग्जांपल है, एग्जांपल में कार्बोनिक एनहाइड्रेज और कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन को देखा था। यहाँ पे एंजाइम कैसे फॉर्म हो रहे हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में 6 लाख पर सेकेंड की स्पीड से प्रोडक्शन कार्बोनिक एसिड का बढ़ जाता है। वेयर इज इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम के एब्सेंस में क्या होता है, सिर्फ 200 मॉलिक्यूल पर आवर बनते हैं। तो इतना डिफरेंस आ जाता है लिविंग स्टेट में किसी भी एंजाइम के प्रेजेंस होने से। नाउ नेक्स्ट, इसमें जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो मतलब सर्टेन ही अमाउंट तक ही किसी भी रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं, किसी भी, क्योंकि जब भी अगर सबस्ट्रेट से और एंजाइम से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट का नंबर होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एंजाइम। एंजाइम का नंबर कम होता है सबस्ट्रेट की तुलना में। तो एंजाइम कम होते हैं इन कंपैरिजन टू, अगर सबस्ट्रेट से कंपेयर किया जाए तो एंजाइम के नंबर कम होते हैं, और यही मेन रीज़न है किसी भी रिएक्शन को एक सर्टेन पॉइंट तक ही फास्ट किया जा सकता है या मैनीफोल्ड इंक्रीज किया जा सकता है, वो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जितने एंजाइम हैं वो सबस्ट्रेट से बाइंड करेंगे। यहाँ पे ये एंजाइम है, एंजाइम के जो एक्टिव डोमेन होता है एंजाइम का या एक्टिव साइट होता है, सिर्फ वही सबस्ट्रेट से बाइंड कर सकता है। तो ये सबस्ट्रेट से यहाँ पे बाइंड कर गया। अब ये एंजाइम है और सबस्ट्रेट हायर नंबर में है, और सिर्फ एंजाइम हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 नंबर में हमारे पास एंजाइम है, 4 नंबर में एंजाइम है, तो हमारे पास जितने सबस्ट्रेट बाइंड होंगे वो सिर्फ ओनली 4 होंगे, और जितने भी सबस्ट्रेट हैं वो फ्री रहेंगे। तो ये भले ही रेट को बढ़ाता है लेकिन एक स्पेसिफिक
टाइम या स्पेसिफिक नंबर में बढ़ाता है या स्पेसिफिक फोल्ड में बढ़ाता है, इसके बाद जितना भी आप सबस्ट्रेट को बढ़ा दिया जाए, आप बढ़ा देंगे तब भी रेट नहीं बढ़ेगा। तो एक जो क्वांटिटी होती है वो मेंटेन यहाँ पे होती है या फिक्स रहती है किसी भी एंजाइम, किसी भी सबस्ट्रेट एंजाइम रिएक्शन में। तो यहाँ पे और इसमें नेक्स्ट यहाँ पे क्या है ये देख लेते हैं। और यहाँ पे सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जितने भी लिविंग स्टेट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो हमेशा स्टेडी स्टेट में होते हैं। तो जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं दे आर इन स्टेडी स्टेट। All chemical reaction in living organism is in steady state, that is non-equilibrium state। नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट क्यों है स्टेडी स्टेट? जितने भी केमिकल रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन वहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट में एक ऐसी स्टेट होगी जहाँ पे नंबर ऑफ सबस्टेट और नंबर ऑफ जितने प्रोडक्ट हैं वो दोनों ही एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं कि अगर दो कंटेनर हैं हमारे पास, दो कंटेनर में अगर हम और दोनों कंटेनर को एक दूसरे से जोड़ देते हैं थ्रू अ पाइप। हम यहाँ पे दो कंटेनर ले रहे हैं और एक पाइप से इन्हें जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे इस कंटेनर ए से कंटेनर बी में वाटर का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों कंटेनर बराबर ना हो जाए। एक बार जब दोनों कंटेनर में वाटर बराबर हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बराबर हो जाएंगे दोनों ही कंटेनर में, तो जो वाटर फ्लो है वो क्या होगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे अगर तो यहाँ पे क्या है, यहाँ फॉर एग्जांपल एक को सबस्ट्रेट लिया जा रहा है और एक को प्रोडक्ट लिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबस्ट्रेट एंजाइम से तभी तक रिएक्शन करेगा जब तक इक्वल या सफिशिएंट अमाउंट में उसे प्रोडक्ट नहीं मिल जाता है। एक बार प्रोडक्ट सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाने के बाद जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम से बाइंड करना बंद कर देगा, या जितने भी एंजाइम हैं अगर ये वो यूटिलाइज हो चुके हैं तो तब भी ये सबस्ट्रेट एंजाइम या एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे इस केस में क्या होता है कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का अमाउंट इक्वल हो गया है। तो अब इक्वल जब हो जाता है तो इसी को इक्विलिब्रियम स्टेट बोला जाता है। अब यहाँ पे फर्दर कोई चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पे उसी समय कंटेनर से इस कंटेनर ए से कंटेनर बी में वाटर का जाना रुक जाएगा, ट्रांसपोर्ट यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। और नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है कि यहाँ पे अभी भी डिफरेंस बाकी है, दोनों सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में बहुत डिफरेंस है। सबस्ट्रेट बहुत हाई अमाउंट में है इन कंपैरिजन टू प्रोडक्ट। तो क्या होता है कि सबस्ट्रेट तब तक एंजाइम से रिएक्शन करता रहता है जब तक कि सबस्ट्रेट का अमाउंट प्रोडक्ट के अमाउंट के इक्वल ना हो जाए। तो इसी को स्टेडी स्टेट बोला गया है। दैट मीन्स कि नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, एट नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट सबस्ट्रेट वुड बी एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट हमेशा हाई अमाउंट में रहेगा सबस्ट्रेट। तो इसी को स्टेडी स्टेट बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है थंब रूल। नेक्स्ट एग्जांपल है थंब रूल। थंब रूल, व्हाट इज थंब रूल? थंब रूल थंब रूल क्या है? यहाँ पे जितने भी जैसे कि इससे पहले एग्जांपल था हाइड्रोजन परऑक्साइड और कार्बोनिक या कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे
हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लेते हैं और कार्बोनिक एसिड या इसके वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लेते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट हमें मिलेगा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड हमें प्रोडक्ट मिलेगा। थंब रूल यही बोलता है कि थंब रूल के अकॉर्डिंग ये है कि हमें हमारा सबस्ट्रेट एंजाइम से तब तक रिएक्ट करेगा जब तक कि वो एंजाइम फुली एंजाइम सैचुरेटेड ना हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने वहाँ अभी इससे पहले जो लिया था एंजाइम नंबर, वहाँ पे क्या था कि हमने 4 नंबर ऑफ एंजाइम लिए थे। यहाँ पे भी हम 4 नंबर ऑफ एंजाइम ले लेते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस के। यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस के 4 नंबर एंजाइम प्रेजेंट है। तो ये कितने सबस्ट्रेट को बाइंड कर सकता है, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट यहाँ पे जो बाइंड करेंगे वो हैं 4 नंबर ऑफ सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड करते हैं। और अब यहाँ पे एंजाइम की जो क्वांटिटी है वो 4 है और सबस्ट्रेट की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा भी होगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर 10 नंबर ऑफ सबस्ट्रेट यहाँ पे प्रेजेंट है, 4 इससे बाइंड कर चुके हैं और 6 नंबर ऑफ सबस्ट्रेट अभी भी बाकी हैं। 6 नंबर ऑफ सबस्ट्रेट अभी भी बाकी हैं। तो अब इस मीडियम में हम चाहे जितना भी सबस्ट्रेट डाल दें, ये मीडियम इस रेट के आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि हमारे जितने भी एंजाइम हैं दे आर सैचुरेट हो चुके हैं। सभी एंजाइम हमारे सबस्ट्रेट से बाइंड हो चुके हैं। तो यही थंब रूल है कि बस एक सर्टेन टाइम तक या सर्टेन सैचुरिटी तक ही किसी भी रिएक्शन को बढ़ाया जा सकता है, उसके बाद किसी भी रिएक्शन को नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो जैसे कि इसमें देखा गया है क्योंकि हमारे जितने भी एंजाइम हैं यहाँ पे ये एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है, ये सैचुरेटेड हो चुका है। जितने भी आइदर वाटर मॉलिक्यूल थे और कार्बन डाइऑक्साइड थे उनसे ये सैचुरेटेड हो चुका है। अब सैचुरेट होने के बाद हम कितने भी अमाउंट में कार्बोनिक एनहाइड्रेस डाल दें या वाटर मॉलिक्यूल डाल दें तो इसका नंबर नहीं बढ़ने वाला है। ये इतने को ही बाइंड करके उसके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट यहाँ पे बना कार्बोनिक एसिड, वो कैसे किसके थ्रू बना, इस कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के थ्रू। इसने बस वहीं तक रिएक्शन को आगे बढ़ाया जितने पे ये सैचुरेटेड हो जाए। एक बार सैचुरेटेड होने के बाद फर्दर इंक्रीज नहीं कर सकता है किसी भी एंजाइम को। तो यही थंब रूल है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया था कि एंजाइम के प्रेजेंस में ये कई फोल्ड एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और केमिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, रेट इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है रेट कैसे बढ़ता है ये देख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे किस पर डिपेंड करता है। तो इससे पहले हमने देखा थंब रूल के अकॉर्डिंग कि जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा वो टोटली डिपेंड होगा उन दोनों सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के अमाउंट पे। उनके अमाउंट पे कैसे डिपेंड होगा, यहाँ पे हम सबस्ट्रेट ले रहे हैं और सबस्ट्रेट से अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है तो ये कैसे बनेगा। सिंपली 2 जार हमने लिया था। अगर यहाँ पे 6 नंबर ऑफ सबस्ट्रेट है तो ये तभी तक प्रोडक्ट बनाएगा जब तक कि यहाँ पे भी 6 नंबर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे भी मिल न जाए। 6 नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ये टोटली प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा पर यूनिट टाइम। जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस का फॉर्मेशन देखा था जब वाटर मॉलिक्यूल
कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो प्रोडक्ट बन रहा था वो कार्बोनिक एसिड बन रहा था। तो वो कब तक बनेगा, जब तक कि हमारा प्रोडक्ट और सब्सट्रेट दोनों इक्वल अमाउंट में ना हो जाए। और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन इसी पे डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या है, ये किसके बराबर होगा, डेल्टा पी और डेल्टा टी। डेल्टा पी डिनोट क्या कर रहा है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट whereas डेल्टा टी डिनोट्स पर यूनिट टाइम डिनोट। यहाँ पे डेल्टा टी पर यूनिट टाइम को डिनोट कर रहा है। इससे पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जितने भी अगर सब्सट्रेट डाला भी है, बहुत ज़्यादा डाला है, लेकिन हमारे पास एंजाइम मिनिमम ही क्वांटिटी में है, तो हम कितना भी सब्सट्रेट डाल लें वो एक बार सैचुरेटेड अगर एंजाइम हो जाएंगे तो वो बस अपने एक स्पेसिफिक टाइम तक ही किसी भी रेट को बढ़ा सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, एक जब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जब हमारा सब्सट्रेट इसके इक्वल हो जाएगा और एक यूनिट टाइम पर डिपेंड करेगा, दैट मीन्स कि एक स्पेसिफिक टाइम तक और एक स्पेसिफिक क्वांटिटी तक और टाइम तक ही बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के फॉर्मेशन में। यहाँ पे नेक्स्ट है जितनी भी जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वो टोटली डिपेंड करेगा एनवायरनमेंट पे और सबस्ट्रेट के अमाउंट पे और एंजाइम पे। तो जो भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन है इट टोटली डिपेंड ऑन, ये पूरी तरीके से डिपेंड होता है जो एनवायरनमेंट है, फर्स्ट एनवायरनमेंट पे, सेकंड सबस्ट्रेट एंड थर्ड इज एंजाइम। तो ये तीनों चीजों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं ग्लूकोज का। पहला एग्जांपल ग्लूकोज का लेते हैं। यहाँ पे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन नॉर्मल कंडीशन इन एरोबिक कंडीशन में होता है। तो एनवायरनमेंट कैसा हो गया हमारा, एरोबिक एनवायरनमेंट हो गया। सबस्ट्रेट है यहाँ पे ग्लूकोज 10 स्टेप में प्रोसेस होती है और 10 स्टेप में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स यहाँ पे मिलते हैं। तो डिफरेंट एंजाइम है, 10 स्टेप प्रोसेस है, डिफरेंट एंजाइम, फॉर एग्जांपल हेक्सोकाइनेज, आइसोमेरेज और एल्डिहाइडेज। तो इस तरीके से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड के फॉर्मेशन में, ये क्या है, एरोबिक कंडीशन है, एरोबिक कंडीशन। फर्स्ट एग्जांपल एरोबिक कंडीशन। लेकिन जैसे ही इसका एनवायरनमेंट चेंज होता है, यहाँ पे ग्लूकोज एनारोबिक कंडीशन में आ जाता है, मतलब कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और वहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा, पायरुविक एसिड के फॉर्मेशन के बजाय यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, एज इन केस ऑफ एक्सरसाइज। क्या होता है, ग्लूकोज नॉर्मली हमारा एरोबिक कंडीशन, जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, इस ग्लूकोज को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। ये ग्लूकोज बर्न होगा तब जाके हम इस ग्लूकोज को बर्न करके पायरुविक एसिड बनाएंगे और पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम में और एसिटिल कोएंजाइम में फर्दर एंट्री करेगा इन क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में एंट्री करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और NADPH बनते हैं और ATP की सिंथेसिस होती है। तो जो मेन हमारा टारगेट था वो था
की फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय ग्लूकोज। ग्लूकोज को के ब्रेक डाउन से हमें एटीपी का प्रोडक्शन करना है। वो एटीपी प्रोडक्शन एरोबिक कंडीशन में ही होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन बर्न किया जाएगा, ऑक्सीजन को सॉरी ग्लूकोज को बर्न किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट इन केस ऑफ एनारोबिक कंडीशन क्या होता है कि जब सेल को, हमारी सेल में ये एक्टिविटी होती है और सेल को जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है तो उस केस में क्या होता है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने के बजाय लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं और कहाँ होता है ये, जैसे कि ये स्केलेटल सिस्टम में या स्केलेटल मसल में। जितनी भी हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी हम सर्टेन हम एनवायरनमेंट होना चाहिए उसका। अगर फॉर एग्जांपल स्केलेटन में मायोग्लोबिन्स होती हैं, मायोग्लोबिन्स का काम है ऑक्सीजन को बाइंड करना, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम करती हैं। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में तो एरोबिक कंडीशन मायोग्लोबिन में मसल सेल्स को मसल सेल्स में मायोग्लोबिन प्रेजेंट है। अब मायोग्लोबिन ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है इन नॉर्मल कंडीशन और बर्न हो रहा है ग्लूकोज इन और प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो 2 पायरुविक एसिड हो रहा है। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कब एब्सेंट होता है, जैसे कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और कंटिन्यूअस हम दौड़ते जा रहे हैं, फास्ट रनिंग कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, एक जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को बनाने के लिए तेज़ी से ग्लूकोज को बर्न करा जाता है, लेकिन उतनी ही तेज़ी से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है मसल सेल्स में, जिससे एनारोबिक कंडीशन में आ जाता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन मसल सेल्स में और मसल स्केलेटल मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। और उस केस में क्या होता है कि हमें क्रैम्प्स आने लग जाते हैं और दर्द होने बहुत पेन होने लग जाता है, चाहे लेग्स में हो, हैंड में हो। कंटिन्यूअस अगर हम हाथ से ही कोई एक्सरसाइज करें और एक टाइम बाद क्या होता है कि वहाँ पे जितना अमाउंट में एनर्जी चाहिए सभी ग्लूकोज एरोबिक कंडीशन में बर्न हो चुके हैं और मायोग्लोबिन उतनी ही तेजी से नहीं सप्लाई कर पाता है ऑक्सीजन। तो उस कंडीशन में एनारोबिक कंडीशन आ जाती उस सिचुएशन में एनारोबिक कंडीशन आ जाती है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये एक मेजर चांस है। और थर्ड एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है ईस्ट में। ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में यहाँ पे एनवायरनमेंट दूसरा हो जाता है, यहाँ पे भी ग्लूकोज बर्न किया जाता है, लेकिन जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो दूसरा होता है। यहाँ पे ग्लूकोज से इन ईस्ट में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। अब ये फर्मेंटेशन के थ्रू इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो ये टोटली डिपेंड हो गया एंजाइम पर, सबस्ट्रेट पर और एनवायरनमेंट पे, किस एनवायरनमेंट में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल रहेगा उसका फॉर्मेशन होगा। एरोबिक एनवायरनमेंट में 2 पायरुविक एसिड, एनारोबिक एनवायरनमेंट में लैक्टिक एसिड, और इन फर्मेंटेशन में ग्लूकोज से एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो टोटली केमिकल रिएक्शन में ये प्रोसेस होते हैं। नाउ नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन में क्या होता है वो अभी देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन में कोई भी जो कंपाउंड है वो 2 स्टेप में जाता है। सबसे पहले कोई भी केमिकल कंपाउंड है इन केमिकल रिएक्शन अंडरगोज इन 2 फॉर्म्स, 2 फॉर्म्स के चेंज होते हैं, 2 चेंजेस अकर होते हैं इन केमिकल रिएक्शन किसी भी केमिकल कंपाउंड में। तो केमिकल कंपाउंड अंडरगोज फिजिकल चेंज,
फिजिकल चेंज कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसके फिजिकल चेंज, दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल अगर आइस है ये सॉलिड स्टेट में अगर मेल्ट होगी तो मेल्ट होकर ये जो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा तो इसको बोला जाता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज हो रहा है यहाँ पे। नाउ सेकंड, जो यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वहाँ पे केमिकल कंपाउंड सेकंड, उसमें सेकंड चेंज क्या होता है उसके केमिकल बॉन्ड में, केमिकल बॉन्ड में। वो केमिकल बॉन्ड में क्या चेंज होता है कि चेंज होता है ये यहाँ पर भी जो केमिकल बॉन्ड होंगे वो या तो ब्रेक होंगे, सेकेंड इज या तो फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। वो कैसे होता है केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन? कोई भी एंजाइम और सबस्ट्रेट जब रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे एंजाइम है प्लस सबस्ट्रेट है, अब ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और मेकिंग होगी। फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है और सबस्ट्रेट है, यहाँ पे इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ अगर ये किसी और सबस्ट्रेट से जुड़े, फॉर एग्जांपल किसी और तो ये क्या होंगे, यहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से फॉर्मेशन होना स्टार्ट करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर डॉट्स से इसे रिप्रेजेंट करते हैं कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है या ब्रेकेज हो रहा है। इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट यहाँ पे है केमिकल रेट में एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा।